डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने वितरित की छात्रवृत्ति। सीएम योगी के हाथों 28 लाख विद्यार्थियों को मिली छात्रवृत्ति। वित्त वर्ष 2025-26 में 4,800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से 67 लाख छात्राओं के खातों में हस्तांतरित। अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में किया जनता दर्शन पूजन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना। सपा पर जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने कसी कमर। लखनऊ में मायावती ने अहम बैठक कर संगठन मजबूती पर दिया जोर। आपराधिक तत्वों को टिकट नहीं देने का दिया निर्देश। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कन्नौज में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में समय से नहीं पहुंचे डीएम एसपी। नाराज मंत्री असीम अरुण इंतजार के बाद कार्यक्रम छोड़कर निकले। लेटर लिखकर डीएम को समय से आने की दी कड़ी हिदायत। गैर हाजिर कर्मियों से स्पष्टीकरण और कार्यवाही के दिए निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 28 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया। सोमवार को लखनऊ में आयोजित वंचित एवं कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का अंतरण कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसमें 3,350 करोड़ रुपए की धनराशि के माध्यम से वंचित और कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने की ताकत दी गई है। कार्यक्रम के दौरान न केवल योजनाओं की उपलब्धियां सामने आई, बल्कि उन विद्यार्थियों की आंखों में भविष्य के सपनों की चमक भी साफ दिखाई दी, जिन्हें इस सहायता ने नई दिशा दी है। इस तरह यह पूरी पहल न केवल आर्थिक सहायता का उदाहरण है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक व्यापक प्रयास के रूप में भी सामने आती है, जहां आंकड़ों के साथ साथ छात्रों के चेहरों पर दिखती उम्मीद इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनकर उभरती है। वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 67 लाख विद्यार्थियों को करीब 4,800 करोड़ रुपए बतौर छात्रवृत्ति दिए जा चुके हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने बटन दबाकर छात्र छात्राओं के खातों में जैसे ही छात्रवृत्ति जारी की, वैसे ही सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में दीपेंद्र कुमार, नेहा सिंह, वैभवकर पाठक, सुजीत, दिव्यांशी, निहाल, फातिमा, परिधि पांडे और मोनिका को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर फोटो खिंचवाते हुए इन विद्यार्थियों के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वही कार्यक्रम में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों को भी सम्मान राशि का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री योगी द्वारा दीपमाला, अर्चना, शालिनी वर्मा, सर्वेश्वती को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों को भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में इन बात को लेकर संदेश गया कि कैसे प्रदेश में अब छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को और व्यवस्थित किया गया है। जो छात्रवृत्ति पहले सत्र के अंत में मिलती थी, वह अब 2 अक्टूबर से ही जारी होनी शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि अगले वर्ष से छात्रवृत्ति को सेमेस्टर आधारित करने की तैयारी है, ताकि छात्रों को फीस जमा करने के समय ही आर्थिक सहायता मिल सके। कोर्स के अनुरूप छात्र कार्ड बनाने की भी योजना है, जिससे प्रत्येक सेमेस्टर के अनुसार छात्रवृत्ति का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष का जो 2025 मार्च 2025 से मार्च 2026 की कल अंतिम दिन है, यानी अंतिम दिन का मतलब कल 31 मार्च है। तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अब तक जो अभी हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री कह रहे थे कि हम लोग 67 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवा रहे हैं, और यह इसके साथ ही ये पूरी योजना इस वित्तीय वर्ष की यहां पे संपन्न हो रही है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब सेवा संवेदना का हिस्सा बनती है और किसी भी सरकार का लक्ष्य व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, बल्कि सबका साथ और सबका विकास होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बच्चों के बीच का स्नेह अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन कानपुर की 4 साल की नन्ही यशस्विनी के साथ उनकी हालिया मुलाकात ने सबका दिल जीत लिया है।
न्यू शिवली रोड कल्याणपुर की रहने वाली यशस्विनी जब बुलडोजर लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची तो मुख्यमंत्री के चेहरे की मुस्कान ने पूरी महफिल लूट ली। नन्ही बच्ची यशस्विनी ने जैसे ही यह गिफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा, सीएम योगी खिलखिला उठे। मुख्यमंत्री ने न केवल बच्ची को दुलारा बल्कि बुलडोजर उसे वापस करते हुए बड़े ही वात्सल्य भाव से कहा, इससे तुम खेलो और खूब पढ़ो। मुख्यमंत्री ने इस दौरान परंपरा का निर्वहन करते हुए बच्ची का कन्या पूजन किया और उसे ढेर सारी चॉकलेट्स भी भेंट की। बता दें कि यशस्विनी इससे पहले भी गोरखनाथ धाम में मुख्यमंत्री से आशीर्वाद ले चुकी है। तो मैं बाई कार पहली बार गया था गोरखपुर, तो उन्होंने बताया कि 150 पड़ता है। तो मैंने कहा हाईवे अच्छा है, 150 तो कोई दिक्कत नहीं। कहा नहीं, हाईवे अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हम लोग रात में पहुंचे 12 बजे, सीधे मंदिर पहुंच गए। मंदिर में मैंने पूछा कि महाराज जी हैं क्या? तो उन्होंने कहा महाराज जी तो हैं, लेकिन ये तो 12 बज रहा है, आप सुबह आइए। मैं सुबह पहुंचा उसको लेके, और महाराज जी ने जैसे इसको देखा तो इन्होंने बुला लिया उन्होंने उसको, और फिर इससे बात करी कि क्या नाम है। ये 1.5 साल की थी। मेरी धर्मपत्नी प्रियंवदा सिंह है, इनकी गोद में थी। तो इसने लखड़ाती आवाज़ में अपना नाम बोला है, कठिन नाम है यशस्विनी इसका। यशस्विनी बोला तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बोलते हैं चॉकलेट खाएगी? तो उन्होंने बोला हाँ खाएंगे। मैंने कहा कि आइस क्लोज करिए, तो फिर उन्होंने आइस क्लोज करके ये ऐसे कर लिया। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से लेकर उनका बुलडोजर उनके हाथ में दे दिया। फिर खोले तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और भाजपा नेता विशाल मिश्रा ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पाठक ने कहा कि अयोध्या धाम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके समग्र विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यहां के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। वहीं अखिलेश यादव की दादरी सभा पर निशाना साधते हुए उन्होंने सपा पर जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पाठक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने बॉर्डर राज्यों में घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई और विपक्ष पर सनातन मुद्दे से बचने का भी आरोप लगाया। अयोध्या धाम वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक एजेंडे में है। नहीं आने नहीं, पूरी तरह से चतुर्मुखी विकास हो और पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आए। अयोध्या धाम डेवलपमेंट के मोर्चे पर अयोध्या के लोगों के मन में जो भी आकांक्षाएं वो पूरी हों, ऐसा प्रोग्राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। और हम प्रतिबद्धता के साथ अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सब दादरी में जिस तरीके समाजवादी पार्टी की रैली हुई, यहाँ पे कुर्सियाँ खाली दिखी। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने बुने जाल में फंस चुकी है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राजधानी लखनऊ में मीडिया सेंटर लोक भवन में रबी सीजन की फसलों की खरीद के लिए बनाई गई व्यापक रणनीति और विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं की प्रगति के संबंध में प्रेस वार्ता की। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण राज्य संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों से दलहनी और तिलहनी फसलें पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदती हैं, जो अक्सर बाजार दर से अधिक होती हैं। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर, सरसों और अरहर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जानी है। चने का एमएसपी 5,875 रुपए क्विंटल, मसूर का 7,000 रुपए क्विंटल, सरसों का 6,200 रुपए क्विंटल और अरहर का 8,000 रुपए क्विंटल निर्धारित किया गया है। चना के लिए 2.24 लाख मीट्रिक टन, कुल उत्पादन का 25%, मसूर के लिए 6.77 लाख मीट्रिक टन, कुल उत्पादन का 100%, सरसों के लिए 5.30 लाख मीट्रिक टन, कुल उत्पादन का 25% और अरहर के लिए 1.14 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। फसलों की खरीद 2 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक 90 दिनों की अवधि में की जाएगी। इस योजना के तहत खरीद के लिए 2 केंद्रीय एजेंसियां नैफेड और एनसीसीएफ के साथ 4 राज्य स्तरीय एजेंसियां यूपीपीसीयू, यूपीपीसीएफ, जैफिट और यूपीएसएस नामित है। कृषि विभाग प्रारंभ हुआ, ऋण मोचन के 2 वर्षों को छोड़ दीजिए तो सर्वाधिक, चूंकि उसमें ऋण मोचन का धनराशि गई थी। उसके बाद योजनाओं पर जो खर्च हुआ है
ये पहला मौका है जब कृषि विभाग अपने बजट का 82.91% अपना खर्चा कर रहा है। तो यह एक अपने में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की उपलब्धि है। और हमारा जो बजट प्रावधान था 7,051 करोड़ रुपए का, स्वीकृतियां हमारी 1829 और ये 303 और 85 और प्लस कर लीजिए तो उतने की हुई। और हम लोगों ने उसमें 5788 करोड़ रुपए अपने व्यय किए। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता है। ओवरऑल जो हमारा बजट था। लखनऊ में मायावती ने अहम बैठक की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि चुनाव में किसी भी आपराधिक छवि वाले को पार्टी टिकट नहीं देगी। साथ ही उम्मीदवारों के चयन में सर्व समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को तेज करने पर जोर दिया। बैठक में मायावती ने पार्टी के पिछले दिशा निर्देशों की समीक्षा करते हुए कहा कि देश और जनहित के प्रति सरकारों की उदासीनता से जनता त्रस्त है और अब वह उम्मीद भरी नजरों से बसपा की ओर देख रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और गरीब राज्य में रोजगार, महंगाई और आजीविका की समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। सरकार इन मुद्दों पर ठोस समाधान देने के बजाय केवल वादों और जुमलेबाजी तक सीमित है, जिससे आमजन का जीवन और कठिन हो गया है। मायावती ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक तनाव, विशेषकर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल, गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती को पूरे प्रदेश में मिशनरी भावना से मनाने का आह्वान किया और लखनऊ स्थित अंबेडकर स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि देने की अपील की। उन्होंने आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की नाराजगी देखने को मिली। 2 दिन पहले कन्नौज सदर विधायक समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण एक कार्यक्रम में समय से पहुंच गए थे। उसके बाद उनके कार्यक्रम में डीएमएसपी जिम्मेदार अधिकारी समय से नहीं पहुंचे। असीम अरुण लगभग 45 मिनट कार्यक्रम में रुके और डीएमएसपी का इंतजार कर रहे थे। उनके न आने से 45 मिनट बाद वे वहां से कार्यक्रम को छोड़कर वापस चले गए। इसके बाद एक लेटर जारी करते हुए डीएम को समय से आने के लिए कड़ी हिदायत दी और कहा कि मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में बुलाया गया था। डीएमएसपी और एसडीएम वैशाली समय से कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। उसके बाद गुस्साए मंत्री के कार्यकर्ताओं ने जीटी रोड हाईवे पर जाम लगा दिया। मंत्री के अपमान पर कार्यकर्ताएं खूब हंगामा किया। मंत्री के कार्यक्रम में जब डीएमएसपी समय से नहीं पहुंचे तो मंत्री ने स्वयं डीएमएसपी के दफ्तर में औचक निरीक्षण शुरू कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री समय के बहुत पाबंदी हैं और इस आधार पर आपको भी चलना है। है कि जैसा आदरणीय मोदी जी ने केंद्र सरकार में किया है, सभी लोग टाइम से ऑफिस आते हैं और टाइम से जाते हैं। प्रदेश के लखनऊ के मुख्यालय के कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग चुकी है, सख्ती से उसका पालन हो रहा है। इसी प्रकार जिलों में भी होना चाहिए। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन आज कलेक्ट्रेट में अटेंडेंस रजिस्टर चेक किए गए तो कुछ लोग एब्सेंट पाए गए। इस नियम को कि 15 मिनट के अंदर यानी 10 सवा 10 बजे तक सबको आ जाना चाहिए। उससे कोई लेट है तो उनकी हाफ डे की सीएल होती है, अन्य कार्रवाई होती है। इसको पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए, समय से दफ्तर खुलें और समय से काम भी पूरा हो, जिससे कि अनुशासन भी बना रहे। जो वादकारी आते हैं वो भी अपने बात समय से रख सकें और उसको पूरा करें। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए 12 मार्च से अब तक 17,581 छापेमारी और निरीक्षण किए गए। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 33 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि अन्य मामलों में 189 एफआईआर दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 224 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही भी की गई है। मुख्य सचिव स्तर से जारी निर्देशों के बाद सभी जिलों में प्रशासन सक्रिय है और फील्ड में लगातार निगरानी की जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर और ईंधन मिल सके। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति फिलहाल पूरी तरह से सामान्य है। राज्य में 12,888 पेट्रोल पंप संचालित हैं।
27 से 29 मार्च के बीच हजारों किलो लीटर ईंधन की बिक्री दर्ज की गई है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 91,000 किलो लीटर पेट्रोल और 1.15 लाख किलो लीटर डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि 1 किलो लीटर का अर्थ 1000 लीटर से है। ऐसे में सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन का भंडारण न करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित होते ही अयोध्या के लिए गर्व की बड़ी खबर सामने आई है। अयोध्या की साकेतपुरी कॉलोनी निवासी अनामिका मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अब वह डिप्टी कलेक्टर बनी है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरा जनपद और प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अनामिका मिश्रा के पिता महेंद्र नाथ मिश्रा अयोध्या के गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। अनामिका की शादी 3 वर्ष पूर्व आकाश पांडे से हुई थी। अनामिका ने बताया कि उन्हें रात करीब 12 बजे परिणाम आने की जानकारी मिली और जब पता चला कि उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है तो खुशी के कारण पूरी रात नींद नहीं आई। वहीं उनके पति आकाश पांडे ने सफलता को उनकी मेहनत और तपस्या का परिणाम बताया है। सबसे खास बात यह रही कि अनामिका ने बिना किसी कोचिंग के घर पर रहकर ही तैयारी की। उनके पिता महेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि वे वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड करके देते थे और अनामिका उन्हीं से पढ़ाई करती थी। परिवार की ओर से यह भी संदेश दिया गया कि अनामिका एक ईमानदार अधिकारी बने और अपने कार्य में संविधान को सर्वोपरि रखे। चाहे नेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या आम जनता, सभी के साथ निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करे, यह उनकी कामना है। अनामिका मिश्रा की यह सफलता न केवल युवाओं के लिए प्रेरणा है बल्कि यह भी साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से बिना कोचिंग की भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा 4th रैंक आएगी और डिप्टी कलेक्टर पे होगा। ये था कि मेरा मतलब कुछ हो जाएगा, शायद लिस्ट में नाम आ जाएगा, घर वालों ने भी कहा था, बट 4th रैंक आएगी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रात में 12 बजे हमें पता चला था, उसके बाद से मैं जान लीजिए अभी तक सोई नहीं हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को अपशब्द कहने वाले बिहार निवासी मौलाना को एसटीएफ गिरफ्तार कर बहराइच पहुंची। कोतवाली नगर में मौलाना के खिलाफ बीते 8 मार्च को विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद मौलाना को जेल भेज दिया है। बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट पथारी बाड़ी निवासी मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी ने मार्च में एक सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को अपशब्द कहे थे। इसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त हो गया था। विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक अजीत प्रताप सिंह ने कोतवाली नगर में 8 मार्च को तहरीर देकर मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद से मौलाना की तलाश में पुलिस व एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया जिले से मौलाना को गिरफ्तार कर लिया था। मौलाना को लेकर यूपी एसटीएफ गोरखपुर टीम के निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह की अगुवाई में उसे बहराइच कोतवाली नगर थाने लाया गया, जहां पर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने मौलाना से पूछताछ के बाद तो उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाकर स्वास्थ्य जांच कराया गया। स्वास्थ्य जांच के बाद मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोतवाल ने बताया कि मंगलवार सुबह 5 बजे टीम उसे लेकर आई। सारी कार्रवाई और पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा गया। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित मसवानपुर मेन रोड पर निजी अस्पतालों अहूजा, प्रिया और मेज लाइफ में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक इन नर्सिंग होम में लंबे समय से अवैध किडनी निकालने और ट्रांसप्लांट कराने का संदेह था। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। छापे के दौरान टीम ने अस्पताल के दस्तावेज, मरीजों के रिकॉर्ड और अन्य अहम साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी। साथ ही अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग और कानपुर की पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और कानपुर के पश्चिम क्षेत्र के कई अस्पतालों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ नामचीन डॉक्टर और निजी अस्पतालों के जो संचालक है उनके विरुद्ध कानपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह हॉस्पिटल किडनी का ट्रांसप्लांट के नाम पर ऐसे तबके को टारगेट करते थे जो निम्न वर्ग से आते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे 6 से 7 लाख रुपए में किडनी खरीदने की बात होती थी और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जाता था।
आप मेरे पीछे की जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 4 मंजिला जो बिल्डिंग है, ये आहूजा हॉस्पिटल है। और यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ की जो डॉक्टर्स है वो प्रीति आहूजा है, SS आहूजा है। जो लोग एक तरीके से देखा जाए तो इंसानों के लिए भगवान का काम करते हैं, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस पर बात अलग होती है। ये वो रिसेप्शन है जहां पर लोगों को इलाज के नाम पर पर्चे बनाए जाते थे, लोगों के सारे दस्तावेज तैयार किए जाते थे, और आज के समय में ये जो रिसेप्शन है पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। और ये वो डॉक्टर्स के रूम है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ओपन खुला हुआ रूम है। यहाँ पर डॉक्टर्स जो है बैठते थे, उसके बगल में ठीक प्रीति आहूजा का रूम है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सर्विस ये हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड करता था। आप देख सकते हैं पूरा चार्ट जो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल इस वक्त हॉस्पिटल में अभी कोई भी नहीं है, और पुलिस की जो टीमें हैं वो अलग अलग राज्यों पर दबिश देने के लिए निकल चुकी हैं। कानपुर पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें तैयार की जा चुकी है, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये अंतरराज्यीय गिरोह हो सकता है, बहुत बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस पर हर एक बिंदु, हर एक पहलू पर जांच कर रही है, और कुछ ही देर में कानपुर के तेज तर्रार कमिश्नर इस पूरे मामले पर खुलासा कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इस खुलासे में और क्या क्या चीजें सामने आती हैं। ATN न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। श्रावस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामला देर रात का है, जब गिलौला कस्बे में सालों से कपड़ों की सिलाई करने वाले 50 वर्षीय मोहम्मद हलीम अपने साथी जमील अहमद के साथ बाइक पर सवार होकर बहराइच जिले के नगरौर गांव में बने अपने घर को जा रहे थे। तभी रास्ते में गिदरापुरवा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।